नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CWH यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, कोल्हान यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट जो अभी 25-29 सेशन के हैं या इसके बाद के सेशन के हैं, अभी सेमेस्टर 1 का वहाँ एग्जाम होने वाला है। और सेमेस्टर 1 के एग्जाम में आप अपनी तैयारी कैसे करेंगे? बहुत सारे बच्चों का लगातार कमेंट आ रहा है कि सर तैयारी कैसे करें, कैसे करें? तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि CWH ऑनलाइन अकेडमी, जिसका अपना यूट्यूब चैनल है CWH यूनिवर्सिटी के नाम से, वो लेकर आए इस बार धमाकेदार तरीके ऑफर। और ये धमाकेदार परफॉर्मेंस क्या है, धमाकेदार काम क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। झारखंड के इतिहास में पहली बार एक ऐसा गेस्ट पेपर हम लोग लेकर आ रहे हैं जो कि एकदम सॉलिड उसी से क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में। क्यों क्यों ऐसा बोल रहे हैं सर? कैसे आप गारंटी दे रहे हैं कि आ जाएगा? इसलिए क्योंकि ये जो गेस्ट पेपर है वो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है। यानी हमने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बना दिया, जबकि गेस्ट पेपर में मिक्स रहता है सब कुछ। हम यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनाकर लेकर आए हैं, जो आपके स्क्रीन पे पीछे दिख रहा है। मैं बता दूं कि अभी कोल्हान यूनिवर्सिटी का एग्जाम 15 तारीख से 17 तारीख से होने वाला था, जो सॉरी 15 तारीख से होने वाला था, जो कि पोस्टपोन्ड होकर 15 तारीख और 17 तारीख वाला जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हुआ था। 18 तारीख को फर्स्ट एग्जाम होने वाला है माइनर पेपर का, जिसको एसोसिएटेड कोर बोलते हैं। और एसोसिएटेड कोर 18 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है, उसमें जिनका एसी पेपर इकोनॉमिक्स है, उनके लिए देखिए हम लोग एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। और इकोनॉमिक्स में एक वीडियो नहीं आएगा, यूनिट वाइज यूनिट करके वीडियो हमारे यहाँ आता है। हर यूनिट का वीडियो आएगा। तो जितने यूनिट आपके इकोनॉमिक्स में एसी पेपर में पढ़े हैं, सारे यूनिट के कोशिश करेंगे कि सारे यूनिट के वीडियो आप तक पहुंचा दें। लेकिन अगर वीडियो नहीं भी पहुंच पाया तो आप कैसे पढ़ेंगे? तो मैं आपको बता दूं, हमारा गेस्ट पेपर डिजिटली मिलता है, फिजिकली नहीं, कोई दुकान में नहीं मिलेगा। तो कैसे गेस्ट पेपर को खरीदे सर? देखिए, ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सजा के दिया हुआ है। कैसे इस गेस्ट पेपर को खरीदे और कैसे अपनी तैयारी को मजबूत करें, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस गेस्ट पेपर को खरीद के आप फायदा उठा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कॉमर्स के लिए, अभी कॉमर्स के लिए, वैसे आर्ट साइंस कॉमर्स सब में आएगा, कॉमर्स के लिए मेजर पेपर, माइनर पेपर, माइनर को आप एसी पेपर बोलते हैं, एसी पे मेजर पेपर का सारा गेस्ट पेपर मिलेगा, एसी पेपर का मिलेगा, एमडीसी का मिलेगा, बीएससी का मिलेगा, एससीसी का मिलेगा, आईकेएस का मिलेगा, सब मिलेगा रे मेरे भाई। एईसी पेपर का मिलेगा। कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है, कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहा है। कैसे खरीदें सर, कैसे इस गेस्ट पेपर का फायदा उठाएं, कैसे सारा का सारा एग्जाम के समय बहुत टेंशन होता है, कैसे पढ़ के अच्छा एग्जाम दे? तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले जाइए प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाके CWH ऑनलाइन अकेडमी के नाम से एप्लीकेशन, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। नाम बता दो, CWH ऑनलाइन अकेडमी। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना फ़ोन नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, फ़ोन नंबर डालिएगा। फ़ोन नंबर के बाद OTP आएगा, OTP सबमिट कीजिएगा। अगर किन्हीं को OTP आने में दिक्कत होगा तो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, फ़ोन कर लीजिएगा। OTP सबमिट करने के बाद पर्सनल डिटेल खुलेगा, आप अपना पर्सनल डिटेल भरिएगा, नाम, नंबर है ना, ईमेल आईडी, जो भी भरना भर के सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको कैटेगरी पूछेगा, कैटेगरी में आप ऑल यूनिवर्सिटी चुनिएगा, ऑल यूनिवर्सिटी। जैसे सेव कीजिएगा, आपके पास आएगा पेड वीडियो कोर्स, पेड PDF कोर्स। अब बताइए, वीडियो कोर्स तो अभी कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि एग्जाम है, तो मैं आपको बता रहा हूँ पेड वीडियो कोर्स में मत जाइएगा, आप जाइएगा पेड PDF कोर्स में, पेड PDF कोर्स में जाइएगा। ठीक है, जिनको दिक्कत होगा फ़ोन कर लीजिएगा। जैसे पेड PDF कोर्स में क्लिक करेंगे, आपको आपका यूनिवर्सिटी का नाम दिखेगा, थोड़ा स्क्रॉल करके चेक कीजिएगा, कोल्हान यूनिवर्सिटी दिख जाएगा। कोल्हान यूनिवर्सिटी में क्लिक कीजिएगा तो सेमेस्टर 1 दिखेगा, सेमेस्टर 1 में क्लिक कीजिएगा तो आपको आपका नोट्स दिखेगा, वहां से जाके बाय नाउ कर लीजिएगा। अब बहुत ही सस्ते प्राइस में आपको मिलने वाला है नोट्स। ठीक है, 199 में अभी ये नोट्स अवेलेबल है, 199 में आपका नोट्स अवेलेबल है, आप आराम से लीजिए। सारे सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट का नोट्स है, कंप्लीट सब्जेक्ट का नोट्स है। ध्यान रखिएगा, एमडीसी पेपर सब लोगों का अलग अलग होगा, एसी पेपर तो इकोनॉमिक्स कंफर्म हो गया। तो जो पेपर चॉइस पेपर है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा या फोन कर दीजिएगा, तो उस पेपर का भी नोट्स हम लोग बनवा के अपलोड कर देंगे, उसका सिलेबस सिर्फ दे देना। क्योंकि कोल्हान यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसके वेबसाइट पर कुछ दिख भी नहीं करता है, तो आप जरूर हमें भेजें, क्योंकि आपको कॉलेज से जरूर मिलता होगा, तो आप हमें भेज दीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको बना देंगे। बहुत सारे बच्चे भी भेजे, तो कोल्हान यूनिवर्सिटी को हम पढ़ा पा रहे हैं। तो चलिए, एसी पेपर जो आपका एग्जाम 18 तारीख को होने वाला है, 18 जुलाई को जो एग्जाम होने वाला है, उसकी तैयारी हम करवाते हैं। उसका आज यूनिट 1 पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यूनिट 1 से जितने क्वेश्चन एसी पेपर में आएंगे, आज पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, एसोसिएटेड कोर आपका इकोनॉमिक्स है, जिन लोगों का भी इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स वाले बच्चे का, आर्ट्स का, जिनका भी इकोनॉमिक्स है, यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले वो पढ़ना है। और आपको मालूम है कि आपके सिलेबस में यूनिट 1 का जो नाम है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या नाम है? इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। हम लोग इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में बांटते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे 3 पार्ट में, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, क्योंकि तीनों आपको आएगा। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने का पैटर्न है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने का पैटर्न है वो 3 तरह।
वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, हालांकि लॉन्ग और शॉर्ट एक ही साथ मिला देता है। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। आपको एग्जाम पैटर्न तो पता होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो चलिए एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न में देखिएगा दो ग्रुप में क्वेश्चन पूछेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए और ग्रुप बी, दो ग्रुप में क्वेश्चन पूछेगा, ग्रुप बी और ग्रुप ए में। ग्रुप ए में आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा जो कंपलसरी ग्रुप होगा, और इसमें 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। इसमें आपको 7 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से 4 का आंसर करना होगा, 15 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 60 नंबर। और इसमें 3 क्वेश्चन पूछेगा 5-5 नंबर का, तीनों क्वेश्चन आंसर करना होगा। ये आपको पता होना चाहिए ग्रुप ए और ग्रुप बी के नाम से पैटर्न। ठीक है, वैसे पैटर्न मैं फिर भी एक बार डिस्कस कर दूंगा, जब भी सिलेबस डिस्कस करता हूँ तो पैटर्न डिस्कस कर ही देता हूँ। तो सिलेबस डिस्कशन में पैटर्न रहता है डिस्कस के बाद। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को कैसे परिभाषित किया था? एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। कि देखिए कितना अच्छा, हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, इतना आसान भाषा में लिखा कि आप पढ़िएगा तो खुद बता दीजिएगा कि एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ ने कहा था इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ऐसा कहा था एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ कौन थे? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे। 1776 ईस्वी में एक बुक लिखे थे जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अब बोला है कि डिफाइन इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल। एडम स्मिथ के बाद दूसरे विद्वान आए थे अर्थशास्त्र के, मार्शल। इनके अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? तो बड़ा अच्छा लिखा है कि मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के सामान्य जीवन व्यवहार का अध्ययन है। यानी बोल सकता है अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। लोगों के बारे में स्टडी, इसको बोल सकते हैं कि वेलफेयर के बारे में। हम लोग यहाँ ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, ये कहना था प्रोफेसर मार्शल का। व्हाट इज कैपिटलिज्म? आपको मालूम है कि 3 तरह की अर्थव्यवस्था दुनिया में पाई जाती है। एक अर्थव्यवस्था होती है कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था। कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ पे सब कुछ प्राइवेट होता है, जहाँ पे सब कुछ प्राइवेट, जैसे अमेरिका में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। बहुत सारा आपको यूरोप के देश मिलेंगे जहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सब कुछ प्राइवेट, सब प्राइवेट हाथों में। इसको बोलते हैं जहाँ पे सारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उस पर सारा अधिकार प्राइवेट लोगों का है। प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, सब प्राइवेटाइजेशन होता है, वहाँ बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जहाँ पे सब निजी स्वामित्व होता है, देखिए यहाँ लिखा है। यहाँ पे गरीब आदमी मर जाएगा। एक होता है सोशलिज्म, समाजवाद, सब सरकारी। ऐसी व्यवस्था दुनिया में अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे सब सरकारी, प्राइवेट नाम का कोई चीजें नहीं है, उसको बोलते हैं सोशलिज्म, समाजवाद। जैसे आपको रूस में मिलेगा, चाइना में मिलेगा, इस सब देशों में मिलेगा। और हमारे यहाँ मिक्स, भारत में मिक्स, मिक्स मतलब यहाँ प्राइवेट भी है और सरकारी भी है। सब सरकारी भी नहीं भारत में और सब प्राइवेट भी नहीं, हमारे यहाँ मिक्स है। यानी ये जो बोलता है कह सकते हैं कॉम्बो है। हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल है तो सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट अगर जमीन है तो सरकारी जमीन है, प्राइवेट बिल्डिंग है तो सरकारी बिल्डिंग है, सब हमारे यहाँ मिक्स है। तो हमारे यहाँ मिक्स इकोनॉमी है। तो भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अब बोला है झारखंड का आर्थिक मॉडल क्या है? व्हाट इज झारखंड इकोनॉमिक मॉडल? तो बोलता है झारखंड का आर्थिक मॉडल राज्य के खनिज संसाधनों, कृषि, वनों, जनजातीय अर्थव्यवस्था तथा औद्योगिक विकास पर आधारित है। हमारे झारखंड का जो पूरा अर्थव्यवस्था है वो आधारित है खनिज पर, वो आधारित है कृषि पर, वो आधारित है वन पर, वो आधारित है जनजातीय अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास पर आधारित है। तो हमारे ये हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लिए। अब हम चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है, तो देख लीजिए फिर वही है कि पहला क्या लिखा है, एडम स्मिथ की धन संबंधी परिभाषा दीजिए। तो देखिए थोड़ा सा अरेंज नहीं किया हुआ है, इसको जल्दबाजी में, चूंकि बहुत कम समय मिला है तो जल्दबाजी में पढ़ा रहे, लेकिन अरेंज नहीं किया है, लेकिन आंसर सही है। इसको 1 से 2 दिन में अरेंज करके हम अपलोड करेंगे एप्लीकेशन में। वैसे एप्लीकेशन में ये अपलोड है, अभी आप पढ़ सकते हैं। तो अर्थ बताओ, अभी एडम स्मिथ का परिभाषा हम लोग देखे थे तो सेम परिभाषा पूछा है जो अभी हम लोग शॉर्ट में कुछ पढ़े थे। एडम स्मिथ क्या बोले थे? एडम स्मिथ का कहना है अर्थशास्त्र का फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इनका कहना है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इनका कहना है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। इनका कहना है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। प्रमुख विशेषता क्या क्या है तो देख लीजिए। इनका कहना है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। दूसरा, वेल्थ इज द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। बोल सकता है अर्थशास्त्र का मुख्य विषय अर्थशास्त्र, धन जो है अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है। ग्रेटर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू मटेरियल वेल्थ, भौतिक धन को अधिक महत्व दिया गया है। नेशनल प्रोस्पेरिटी डिपेंड ऑन वेल्थ, राष्ट्र की समृद्धि धन पर निर्भर करती है। और इम्फेसिस ऑन द
ऑन प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, बोलता है धन के उत्पादन और संचय पर ज्यादा बल दिया गया इनका, इनके परिभाषा के अकॉर्डिंग। गुण क्या है इनका, इनके परिभाषा का तो बोलते हैं यार अर्थशास्त्र की पहली वैज्ञानिक परिभाषा दी गई, दिए थे इन्होंने। इसने आर्थिक विकास से में धन के संबंध को या महत्व को स्पष्ट किया है। इसने उत्पादन, व्यापार और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया है। इसने आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव डाली थी। दोष क्या था इनका, तो दोष था कि इसने मानव कल्याण की उपेक्षा कर दी, इसमें केवल भौतिक धन को महत्व दिया गया था, इसने सामाजिक और नैतिक मूल्यों की अनदेखी की थी और इसने धन के को जीवन का अंतिम उद्देश्य मान लिया था। इसके लिए इनका परिभाषा को गलत साबित कर दिया। कौन, दूसरा मार्शल ने। अब दूसरा बोल रहा रॉबिन्स का बताइए परिभाषा। रॉबिन्स के परिभाषा के संबंध में आप एक्सप्लेन कीजिए। तो रॉबिन्स का ये परिभाषा था कि इकोनॉमिक्स जो है वो धन का विज्ञान नहीं, इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी की बात होती है, दुर्लभता की बात होती है, कमी की बात होती है, स्कार्सिटी, याद रखिएगा। यह स्कार्सिटी संबंधी परिभाषा रॉबिन्स ने दिया था। रॉबिन्स ने स्कार्सिटी संबंधी परिभाषा दिया था, यहाँ लिखा है रॉबिन्स का परिभाषा। इसने स्कार्सिटी संबंधी परिभाषा दिया। इनके अनुसार जो है इकोनॉमिक्स में क्या किया जाता है, कमी को देखिएगा। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधन से पूरा करता है। और इकोनॉमिक्स में हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, संसाधन सीमित है और उस संसाधन को पूरा करने का जो रिसोर्स है, जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड वांट्स, ध्यान रखिएगा। इसके कारण अनलिमिटेड वांट्स यानी इच्छाएं बहुत सारी है और उस इच्छा को पूरा करने का साधन सीमित है। तो इस सीमित साधन में से अनंत आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे, ये बताता है इकोनॉमिक्स रॉबिन्स के अनुसार। तो प्रोफेसर रॉबिन्स का कहना था कि अनलिमिटेड वांट्स हैं, इच्छाएं बहुत सारी है, ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना, लेकिन पैसा हमारे पास कम है। अब इस कम पैसे से हम इन सारी इच्छाओं को कैसे पूरा करेंगे, ये हमको बताता है इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा। ये बताता हमको इकोनॉमिक्स। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये हमारा कौन है, इकोनॉमिक्स बता रहा है। मान ली 4 इच्छा है, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, मेरे पास रिसोर्स लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्स में से अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफिल करेंगे, ये हमें बताता है इकोनॉमिक्स। ये हमें क्या बताता है, इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा, ये हमें बताता है इकोनॉमिक्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रॉबिन्स के अनुसार, रॉबिन्स का विशेषता क्या था, तो रॉबिन्स बोलते हैं मानव की आवश्यकता असीमित है, साधन सीमित है, जिसके कारण कमी होती है और कमी को ही इकोनॉमिक्स। अब क्या होगा बताइए, आपके पास पैसा 100 रुपया है और 3 चीज करना है, तीनों 100 रुपया का, मान लो ये काम करना, ये काम करना, तीनों में 100 रुपया लगेगा, तो आप तो कर नहीं पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, वैकल्पिक उपयोग करेंगे, चलो अभी ये वाला कर लेते हैं, बाद में ये दोनों कर लेंगे। और फिर वहां चुनाव का समस्या आता है, चुनना पड़ता है। और अर्थशास्त्र सीमित संसाधन के कुशल आवंटन को अध्ययन करता है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में जो अर्थशास्त्र जो सीमित संसाधनों के कुशल आवंटन के बारे में स्टडी करते हैं। इनका गुण क्या था, तो इनका गुण था यह एक वैज्ञानिक और तार्किक परिभाषा दिए थे। यह सभी अर्थव्यवस्था और समाजों पर लागू होती है, जो परिभाषा ये दिए थे बिल्कुल सही है। और यह दुर्लभता और चयन की समस्या को स्पष्ट किए थे और यह सीमित संसाधनों के कुशल उपयोग पर बल दिए थे। इनकी कमी क्या थी, इनकी कमी थी कि ये मानव कल्याण की उपेक्षा कर देते, मानव कल्याण को ध्यान नहीं दिए। यह आर्थिक विकास और प्रगति को कम महत्व दिए, जिसके कारण इनका परिभाषा को गलत साबित कर दिया गया था। यह अर्थशास्त्र के सामाजिक और नैतिक पक्षों की उपेक्षा कर दिए, ध्यान नहीं दिए। और लास्ट में यह अर्थशास्त्र को मुख्यतः दुर्लभता और चयन के विज्ञान से जोड़ दिए, जबकि सही नहीं है। इसलिए इनके परिभाषा को भी लोग गलत साबित कर दिया था। अगला है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का क्षेत्र समझाइए। द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल होता है कंजम्पशन में, उपभोग में। इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन में, उत्पादन में। इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल होता है एक्सचेंज में, जब हम बिक्री करते हैं, वो भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, वितरण में। इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल होता है पब्लिक फाइनेंस में, जो है जनहित में या जनवित्त में, लोक वित्त में। इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल होता है। ये स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स है कि इकोनॉमिक्स को हम कहाँ कहाँ यूजेज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का महत्व यहाँ देखिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। आपको मालूम है कि इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में बांटा जाता है। इकोनॉमिक्स को पढ़ने के ख्याल से 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। माइक्रो का मतलब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट और मैक्रो का मतलब स्टडी ऑफ एग्रीगेट। यहाँ पे हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं। और इसके यहाँ पे हम पढ़ते हैं एग्रीगेट के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं,
एग्रीगेट के बारे में पढ़ते हैं, याद रखिएगा, संपूर्ण के बारे में पढ़ते हैं मैक्रो में, और इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं माइक्रो में। तो यहाँ पे लिखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए यहाँ पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को इसलिए पढ़ते हैं ताकि प्राइस डिटर्मिनेशन हो सके, मूल्य निर्धारण में सहायता हो सके। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि कंज्यूमर बिहेवियर को, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन कर सके। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन का सही इस्तेमाल हो सके, संसाधन का बेहतर इस्तेमाल हो सके। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ अधिकतम करने में सहायता हो सके। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि बिजनेस डिसीजन मेकिंग में मदद हो सके, व्यावसायिक निर्णय लेने में मदद हो सके। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायता हो सके। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि मार्केट एनालिसिस को समझने में मदद मिल सके, बाजार विश्लेषण को समझने में मदद मिल सके। और हम माइक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि बेसिस ऑफ वेलफेयर, कल्याण अर्थशास्त्र का आधार हो सके, कल्याण अर्थशास्त्र को हम समझ सके, इसलिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के पीछे ये कारण है। अगला है लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या लिमिटेशन है, मैक्रो अभी बताए, स्टडी ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में जब पढ़ेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। उसका क्या लिमिटेशन है, तो चलिए यहाँ देखिए लिमिटेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या परेशानी है, तो पहला परेशानी है कि इंडिविजुअल को इग्नोर कर देता है। जब हम संपूर्ण के बारे में पढ़ते हैं तो व्यक्तिगत की उपेक्षा कर देते हैं, व्यक्तिगत को ध्यान नहीं देते। जब हम संपूर्ण के बारे में पढ़ते हैं तो ये बेस्ड होता है एग्रीगेट डेटा पर, इंडिविजुअल डेटा को ध्यान नहीं दिया जाता है। जब संपूर्ण के बारे में पढ़ते हैं तो बोलता है नॉट अप्लीकेबल टू इंडिविजुअल यूनिट, व्यक्तिगत इकाइयों पर यह लागू नहीं होता। मतलब जो भी कमी है ना, व्यक्तिगत वाला कमी, हम यहाँ व्यक्तिगत पर ध्यान नहीं देते। ठीक है। डिफिकल्ट टू मेक एक्यूरेट प्रिडिक्शन, बोलता है सटीक भविष्यवाणी करने में समस्या आती है। जनरलाइजेशन में बाई मिसलीडिंग, हो सकता है निष्कर्ष हमारा सही नहीं निकले, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करेंगे और पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारा जानकारी हम गलत भी दे सकते हैं। नेग्लेक्ट्स माइक्रो लेवल प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को हम ध्यान नहीं देते हैं मैक्रो के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर छोटे छोटे प्रॉब्लम को ध्यान नहीं देते हैं। डिपेंड्स ऑन एजम्पशंस, बहुत सारी मान्यताओं पर ही आधारित है, बहुत सारी मान्यताओं पर ही आधारित है, ये भी है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देख लीजिए, सबसे पहले पूछा है एक्सप्लेन स्कोप एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का प्रकृति क्या है और क्षेत्र क्या है। अभी हम आपको बता चुके थे नेचर एंड स्कोप, तो थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं, क्योंकि ये देखो जितना भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में दिखेगा बाबू, वो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट वाला मिला हुआ रहेगा, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट वाला मिला हुआ रहेगा। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में वही क्वेश्चन आएगा जो वेरी शॉर्ट में है और शॉर्ट में, दोनों को जब हम मिला देते हैं, दोनों को जब हम मिला देते हैं तो आपका बन जाता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम नहीं भी कराते हैं और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट करवा देते हैं तो भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन मैच करेगा। और जब वेरी शॉर्ट और शॉर्ट को एक साथ मिला देंगे तो ये बन जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए ना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सप्लेन अ स्कोप एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी हम आपको बताए थे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स दो है, आर्ट और साइंस, इकोनॉमिक्स आर्ट है और साइंस है, ये नेचर है। तो हम लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चे अभी तक पीडीएफ नहीं खरीदे जाके पीडीएफ खरीद लीजिए, क्योंकि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सारा वीडियो तो हम यूट्यूब पे डाल नहीं सकते और सारा बनाना पॉसिबल भी नहीं, कुछ वीडियोज डालेंगे और बाकी आप यहाँ से पीडीएफ पढ़ के और अच्छे से अपना एग्जाम लिख सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम लिख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। जल्द ही आपके पास नेक्स्ट वीडियो आ रहा है। आपके एग्जाम से पहले हम लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंचाएं ताकि आपको एग्जाम देने में मदद मिल सके। और अगर इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह का वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके।